गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और बात जो हम लोग कर रहे थे वो हो रही थी, आपको मालूम होगा कि हम लोग NCERT जो है उससे मुतालिक बात कर रहे थे, तो उसी पर चर्चा करते हुए चलेंगे। और आज का जो पहला सवाल है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आज का पहला सवाल होने वाला है कि आलमी अदब की तारीख, ये आपको बताना है किसकी लिखी हुई तसनीफ है। देखिए, एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हुए चलेंगे जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ती रहे और आपका रिवीजन होता चला जाए। ये वीडियो जो है यूपी TGT और साथ में GIC का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए होती है। ज्यादा आपको अच्छी तैयारी करना है उर्दू की, तो अपनी किताब है शाहीन, उसको मंगा सकते हैं शाहीन को। और साथ ही इसमें हो शाहीन जो है इसमें होगा क्या, तो इसमें 2000 MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं और साथ में 27 पेज में जो है इसके अंदर नोट्स होगा। स्क्रीन पे नंबर दिखता है, उस पर बात कर सकते हैं। बाकी GK GS के जो क्लास चल रहे हैं उसको आप रोज देखते रहिएगा, वहां से नोट्स बनाते रहिए। तो ये तसनीफ किसकी है आपको सभी को जवाब देना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हुए चलते हैं और यहां से चर्चा करेंगे अतीकुल्लाह। देखिए, आंसर हम जो है वो क्वेश्चन के एक्सप्लेन के बाद बताया करेंगे, क्योंकि ऐसा मुझसे कहा गया है, आपकी तरफ से तमाम स्टूडेंट ने कहा है। तो अतीकुल्लाह के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली बात याद रखने की बात है कि 1942 में जो है वो इनकी पैदाइश हुई है। अतीकुल्लाह के बारे में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1942 में इनकी पैदाइश हुई है। साथ में इनका शेरी मजमा आपको याद रखना है 100 गजलें, यानी शेरी मजमा जो इनका है वो 100 गजलें, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। 100 गजलें किसका शेरी मजमा है? अतीकुल्लाह का है, आपको याद रहेगा। इसके बाद में इनका और एक जो है शेरी मजमा याद रखना चाहिए, वो है बीन करता हुआ शहर। लिखिए, बीन करता हुआ शहर, बीन करता हुआ शहर। यह तसनीफ आप नोट कीजिए, यह तसनीफ भी अतीकुल्लाह की है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों तसानीफें हैं, लिहाजा आपको याद रहना चाहिए। बहुत सारे इन्होंने मजामीन की भी तसानीफें लिखी हैं, मजामीन के भी मजमुए लिखे हैं। उनमें जैसे तजरीहात इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तजरीहात आपको याद रखना चाहिए। तरजीहात उसका नाम है, ऐसे लिख लीजिएगा, तरजीहात, इस तरह से आपको याद रहेगा। तो जो है तरजीहात, ये आपको याद रहना चाहिए। इनका जो मजमुआ है वो मजामीन का मजमुआ है। इसके बाद में बयानात भी इनका एक है। बयानात अगर आपको याद रहता है तो वो भी आपको याद रख लेना चाहिए। बयानात, ये भी आपको याद रखना चाहिए, अतीकुल्लाह का है। तनकीद का नया मुहावरा, तनकीद का नया मुहावरा भी, तनकीद अगर आपसे तसनीफ पूछी जाए तो अतीकुल्लाह की है, ये उम्मीद करता हूं याद रहेगी। इसके बाद में आपको एक नाम दिखता है शमीम हनफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 1939 में इनकी पैदाइश हुई है और कहां हुई है, तो सुल्तानपुर में जो है वो इनकी पैदाइश हुई है। किसकी हुई है, तो शमीम हनफी की। यहां से आपको नोट करते रहना, शमीम हनफी। अब इनका इंतकाल जो हुआ है वो 2021 में हुआ है। सॉरी, 1900 बता रहे हैं, ये 2021 में इनका इंतकाल हुआ है, याद रहना चाहिए। देखिए, जो PhD के मकाले होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो डीलेट जो है, डीलेट आपसे पूछा जाए, डीलेट इसकी डिग्री जो है वो किस पर इन्होंने हासिल की थी, तो डीलेट जो है वो इनका तहकीकी मकाला क्या था डीलेट का, तो याद रखिएगा, जदीद की फलसफाना असास। जदीद चाहे तो लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिएगा, जदीदियत की फलसफाना जो है वो याद रखना चाहिए, फलसफाना असास। इस तरह से आपको नोट कर लेना चाहिए। मैं आपको बड़ी आसानी से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताता हुआ चलता हूं, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर आपका सही होने वाला है बहाव अशरफी। इनकी ये किताब है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बहाव अशरफी का नाम आपको याद रखना है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन शायद ना दिख रहा हो, इसको क्वेश्चन को पहले स्क्रीन पर करते हैं। देखिए, तो इनके बारे में मैंने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया। अब जो आंसर आपका सही होने वाला है वो बहाव अशरफी है। एक्सप्लेन में नहीं दिख रहा होगा तो अब ये नाम देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। अब इसमें देखिए, बहाव अशरफी के बारे में अगर आप जानेंगे तो बहाव अशरफी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहनी चाहिए। 1936 में पहली बार तो इनकी पैदाइश हुई है, 1936 में।
और 1936 में पैदाइश हुई है इनकी बिहार में, और साथ साथ में आपको याद रखना है 2012 में इनका इंतकाल हुआ है। तो 2012 में बहाव अशरफी का इंतकाल हुआ। असल नाम इनका आपको याद रखना है सैयद अब्दुल बहाव अशरफी। ये तो आपको याद ही रहेगा, पीछे भी एक्सप्लेन में हम इनके बारे में बता दे चुके हैं। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी बताया था कि जदीदियत की फ़लसफ़ाना असास जो है वो शमीम हनफी की PhD डीलेट कैटेगरी का मकाला था। उसी तरह से मावाद जदीदियत अगर किताब पूछी जाती है तो मावाद लिख लीजिएगा, मावाद जदीदियत आपको लिख लेना चाहिए। तो ये किताब जो है मावाद जदीदियत, मावाद जदीदियत, ये तसनीफ़ आपको याद रखना है किसकी लिखी हुई है, बहाव अशरफी। बहाव अशरफी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात इनका जो है मज़मरात और मुमकानात, ये आपको याद रखना चाहिए। मज़मरात आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़मरात, मज़मीरात, ये आपको याद रहना चाहिए। बहाव अशरफी की तसनीफ़ है, नोट करते रहिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए NCERT से हर एग्ज़ाम में ये सवाल बनाते हैं, चाहे वो कोई सवाल हो। इसके बाद में मुमकानात आपको याद रखना चाहिए। ये आपको याद रखना चाहिए यहाँ से मुमकानात। तो ये तसनीफ़ भी आपको बहाव अशरफी की है, उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। इसके बाद में ये जो आपके सामने तसनीफ़ थी आलमी अदब की तारीख, ये तो आपको मालूम ही है। एक नाम आपको है जोगिंदर पाल। जोगिंदर पाल के बारे में पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी। देखिए 1925 में पैदा हुए थे, सियालकोट में, ये बात मैंने बताई थी, और 2016 में इनका इंतकाल हुआ था जोगिंदर पाल का। तो ये इनके बारे में तो आपको मालूम ही है। दूसरी बात, इन्हीं ने, जोगिंदर पाल ने अपने अफसानों में जो है वो हिंदुस्तानी देवमालाई असातीर का इस्तेमाल किया था। ये बात भी हम आपके बारे में, इनके बारे में बता चुके थे। तो मैं कौन हूँ, ये जो है मैं क्यों सोचूं, मैं कौन नहीं, मैं क्यों सोचूं, ये जोगिंदर पाल की तसनीफ़ है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। एक इनकी तसनीफ़ मैंने बताई थी रसाई, वो आपको याद रहना चाहिए। रसाई जो है ये तसनीफ़ भी जोगिंदर पाल की है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि दर्जा झेल में से, ये तसनीफ़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दर्जा झेल में से दर्जा झेल में से किस दास्तान को नबी बात कहा जाता है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। ये है किसके बारे में कहा जाता है, किस दास्तान के बारे में। क्या फसाना अजाइब के बारे में कहा जाता है, महर अफरोज़ दिलबर के बारे में, सबरस के बारे में, या फिर फसाना अजाइब, ये सॉरी उपदास्तान जो है वो अजाइबुल क़सस है। तो इनमें से किसके बारे में ये बात कही जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा, पहले देखिए सवाल सही करने से पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए फसाना अजाइब के बारे में आपको मालूम है और इनकी तमाम मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम है। देखिए फसाना अजाइब और साथ साथ में महर अफरोज़ दिलबर में एक पॉइंट ऐसा है जिसको आपको अपने पास नोट कर लेना चाहिए। जैसे बंदर जो होता है, ये पूछ चुके हैं, बंदर तकरीर करता हुआ किस दास्तान में दिखाया गया है, तो फसाना अजाइब में। अब पूछा जाए बंदरों वाले जंगल का जिक्र किस दास्तान में हुआ, तो जवाब आपका होना चाहिए महर अफरोज़ दिलबर। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से फसाना अजाइब से लगभग इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको याद कर लेना चाहिए। दूसरी बात, फसाना अजाइब में बहुत सारे शेर इस्तेमाल हुए हैं, सौदा के हैं, मीर के हैं, साथ ही साथ में जो है वो आबरू के हैं, आरजू के हैं, और ख़ुद जो है मैं इनके रजब अली बेग सुरूर के हैं। वहीं इसके अपोजिट में अगर देखेंगे तो ये पहली ऐसी उर्दू की दास्तान है महर अफरोज़ दिलबर जिसमें किसी भी ज़बान के कोई भी, मतलब कोई भी शेर इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोई भी शेर किसी भी ज़बान का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ा देंगे, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इतनी बातें याद हो गई। शुमाली हिंद की पहली दास्तान अगर पूछा जाए तो यही मानी जाती है महर अफरोज़ दिलबर, ठीक है। तवाज़ाद अगर पूछी जाती है तो फसाना अजाइब मानी जाती है, ये भी आपको मालूम है। अब इसके बारे में और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो पहली बात तो ये देख लेते हैं, इसमें जो आंसर सही है वो होगा सबरस। तो सबरस जिसने भी जवाब दिया है उसका आंसर सही है। सबरस को ही नबी बात जो है कहा है मुल्ला वजही ने। तो 17वीं सदी की जो शुरुआत हुई थी, वो 17वीं सदी की, वो इसी सबरस से 1635 में शुरू हुई थी। तो 16 से अब्दुल्ला के दरबार में इसको लिखा गया था सबरस को, आपको मालूम होना चाहिए। जबकि अगर मुल्ला वजी को दरबारी शायर पूछा जाए किसके वहाँ था, तो वो कुली कुतुब शाह के वहाँ था। लेकिन लिखी है यह दास्तान तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ। देखिए कौन सी दास्तान किस बादशाह के वहाँ लिखी गई है, किसके दरबार में वो बादशाह था, किस बादशाह के दरबार में शायर था, किस शायर ने उसको लिखा है, किस दौर में लिखा है, इसको बहुत आसानी से अपनी जो किताब शाहीन है उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो ये शाहीन जो अपनी किताब स्क्रीन पर आपको दिखती है, इसमें ये चीज़ें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम ही होगा। आगे देखिए
महर अफरोज़ दिलबर के बारे में हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, पहली बात तो ये है कि दास्तान महर अफरोज़ दिलबर जो है वो दो हिस्सों में, कितने हिस्सों में, दो जो हिस्से हैं उन हिस्सों में तकसीम है। दो हिस्सों में आपको लिखना है, ये तकसीम है, आपको याद रहना चाहिए, तकसीम है, दो हिस्सों में तकसीम है महर अफरोज़ दिलबर। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। दूसरी बात, तहसीन की लिखी हुई है, इसबी खान, सॉरी तहसीन का नाम आ गया, इसबी खान की लिखी हुई ये तसनीफ़ है। और इसबी खान ने यह तसनीफ़ जब लिखी थी तो इसको लिखा था उन्होंने जब वो ग्वालियर के राजा क्षेत्र सिंह के वहाँ ताल्लुक़ रखते थे, दरबार से जुड़े हुए थे। तो क्षेत्र सिंह यहाँ पे होना चाहिए, क्षेत्र, ये आपको याद रहना चाहिए, क्षेत्र सिंह। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा, क्षेत्र सिंह। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम ओरिजिनल ऐसे होना चाहिए, क्षेत्र का। ग्वालियर का राजा था तो उनसे, उनके वहाँ ताल्लुक़ रहा है किसका, तो ये आप नाम याद रखना है, इसबी खान का। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अच्छा, एक बात और भी इस दास्तान के बारे में, जब इतनी बातें की हैं, महर अफरोज़ दिलबर को डॉक्टर प्रकाश, प्रकाश का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर प्रकाश। तो डॉक्टर जो प्रकाश हैं, इस बंदे का नाम आपको याद रहेगा। इनके मुतालिक जो है वो इनकी दो तसानीफ़ों को जिक्र किया है, दो तसानीफ़ों का, यानी इसबी खान की दो तसानीफ़ें, एक चंद्र रस जो है चंद्र रस चंद्रिका है, और दूसरा जो है वो महर अफरोज़ दिलबर है। तो महर अफरोज़ दिलबर इसबी खान की तो पता ही है। प्रकाश के मुताबिक इनकी एक और दास्तान आपको याद रखना चाहिए, वो है रस चंद्रिका। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, चंद्रिका, ये है रस चंद्रिका। उम्मीद करता हूँ ये याद रहेगा। सभी लोग नोट करते रहिएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तब आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन जो चारों होते हैं इन पर हम डिस्कस करके आपके सामने बता भी देते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, यही जो है वो मैराथन जो होती है उसके साथ में आपके सामने आ जाएंगे। मैराथन जब हम क्लास लाएंगे तो उनमें क्वेश्चन और आंसर के लिहाज से हम लोग पढ़ लेंगे, और मैराथन जो है वो आपकी फ्राइडे को लेकर के आएंगे, हर फ्राइडे को लाने की कोशिश करेंगे मैराथन हम आपके सामने। अब महर अफरोज़ की बारे में जितनी खास बातें हैं वो अब ये एक तसनीफ़ आपको जो दिखती है, ये वाली, सॉरी, ये तसनीफ़ जो दिखती है, ये लिखने वाले जो हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या हुआ, हाँ, ये यहाँ से आप देखेंगे तो इनके बारे में दास्तान याद रखने चाहिए, अजाइबुल क़सस। पहली बात तो इसे लिखा है शाह आलम सानी ने, नाम आपको याद रखना चाहिए, शाह आलम सानी का नाम आपको याद रखना है, शाह आलम सानी, इन्होंने लिखा है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है शाह आलम सानी, इससे सवाल बनते ही रहते हैं। 1727 में इनकी पैदाइश हुई है, नंबर 1। 1806 में इनका जो है वो इंतकाल हुआ है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, इनका असल नाम जो है वो मिर्ज़ा अब्दुल्ला, और तखल्लुस जो है वो मिर्ज़ा अब्दुल्ला आपको याद रखना है, इसका असल नाम है। शाह आलम का असल नाम क्या था, तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला। देखिए, नोट ज़रूर कीजिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसके बारे में सवाल बनते ही रहते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल्ला का नाम आपको याद रखना है, अब्दुल्ला, मिर्ज़ा अब्दुल्ला का नाम आपको याद रखना है, इनका असल नाम है। दूसरी बात, तखल्लुस अगर इसका पूछा जाए तो मेरा नाम आपको याद रख लेना चाहिए, आफ्ताब। ये तखल्लुस जो है आफ्ताब, ये तखल्लुस है शाह आलम सानी का, ये तखल्लुस रखता था, दिल्ली में इनके ये पैदा हुए थे, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। देखिए, ग़ुलाम कादिर एक शासक था रोहिला का, रोहिलखंड का, तो नाम उसका याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ग़ुलाम कादिर का नाम आपको याद रखना है, ग़ुलाम कादिर। इसने जो है वो शाह आलम सानी को आंखें निकलवा दी थी, अंधा करवा दिया था, ऐसा कहा जाता रहता है। जैसे अभी जो जाफ़र ज़टली हैं उनके बारे में पूछा जाता रहता है, पूछा गया कई बार कि उनका कत्ल किसने कराया था, तो फ़र्रुख शेर आपको मालूम है। लेकिन इसी तरीके से इनकी आंखें शाह आलम सानी की निकलवाने का काम किसने किया है, तो इसी कादिर ने, ग़ुलाम कादिर ने किया है। अब इनकी दो तसानीफ़ें, एक तसानीफ़ तो आपको मालूम है, यही आपके सामने है, दूसरा है नवादरात शाही, ये आपको भी याद रखना चाहिए, नवादरात शाही, नवादरात शाही। तो नवादरात शाही जो है वो भी लिखी इसी की तसनीफ़ है। बस यहीं तक बात करते हैं। अच्छा, सब्रस की बारे में जब बात चल रही थी, सब्रस में हमने जो चीज़ें आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके अलावा भी आपको इसमें कुछ खास बात याद रखना चाहिए। जैसे मोहम्मद जो है याहिया फ़त्ताही का नाम आपको, निशापुरी का नाम आपको याद रहना चाहिए। उनकी फ़ारसी किताब दस्तूर इशाक, तो फ़त्ताही की किताब कौन सी थी, दस्तूर इशाक। अमूमन तो ये बातें आपको याद होती हैं, लेकिन फिर भी याद नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा मसला खड़ा करते रहते हैं ये लोग। तो इसमें इनकी किताब जो है और उसका खुलासा है हुस्न दिल, तमसीली है, ये हुस्न दिल खुलासा किया गया है और उसी खुलासा को ही सब्रस बना दिया गया है।
चलिए यहीं तक रखते हैं, आगे देखिए हम बात करते हैं। अगला सवाल ये है कि दर्जा झेल में से उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है। जो दिए गए हैं उनमें आपको मालूम होना चाहिए पहला ड्रामा कौन सा है। देखिए सबसे पहले आफ्ताब मोहब्बत, ये मालूम है आपको, ये 60 रुपये में बेच दिया था, 18 दिन में लिखने का काम किया था। ये जो है आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है, किसको नहीं मालूम, सभी को मालूम होगा उम्मीद करता हूँ। 18 साल की उम्र में ही लिखा था ये, आई थिंक। तो 18 साल की उम्र में ये लिखा गया था, 60 रुपये में बेच दिया गया था। ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो आपको मालूम है। उसके बाद एक तसनीफ यहाँ पर आपको दिख रही है, गाँव का नाम ससुराल। आपसे पूछा जा सकता है गाँव का नाम ससुराल और मोर नाम दामाद, ये दो तसनीफें आपको याद रखना है। गाँव का नाम ससुराल और मोर नाम दामाद, याद रखिएगा, दामाद, मोर नाम दामाद। ये दोनों ड्रामे आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। ये हबीब के हैं, हबीब तनवीर, भाई साहब हबीब तनवीर आपको याद रहेगा, तनवीर, हबीब तनवीर, इनका नाम आपको याद रखे। गांव का नाम ससुराल, अच्छा, मोरा नाम दामाद। उनकी ससुराल एक तसनीफ है, एक मजमूआ है, मुझे याद आ गया है। उनकी ससुराल देखें, कोई बच्चा अगर ऐसा कलाकार देखें कौन है जो बताएगा उनकी ससुराल, उनकी ससुराल, ये बताना है आपको इंशाइया किसका लिखा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और बहुत अच्छा इंशाइया है, मजाहिया। अब बताना है ये आपको किसका है। इसके बाद में अगला आप देखिए ऑप्शन अगर जो दिखता है वो ऑप्शन आपको दिखेगा गुल रुखसार, तो या गुले रुखसार, नीचे मजहूल लगाकर पढ़ेंगे तो गुले रुखसार। तो ये तसनीफ आपको बतानी है किसकी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए ये हबीब तनवीर वाला मैंने आपके सामने बता दी। हबीब तनवीर के बारे में अमूमन चीज़ें हैं वो आपको मालूम है। इसके बाद में जो है एप्टा का जो है आपको याद रखिएगा, एप्टा से वाबस्ता ड्रामा निगार अगर पूछा जाता है तो वो भी हबीब तनवीर हैं, आपको याद रखना चाहिए। एप्टा, ये आपको याद रहना चाहिए, ये पूछ सकते हैं इसलिए आपको याद रहना चाहिए एप्टा। तो इससे जुड़ा हुआ ड्रामा निगार अगर पूछा जाए तो हबीब तनवीर हैं, उम्मीद करता हूं याद रहना चाहिए। अब इस पर हम लोग बात कर रहे थे गुले रुख, किसका लिखा हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इसका नाम आता रहता है। तो गुले रुख किसका है, आप में से किसी को पता, देखिए अल्फ्रेड कंपनी आपको याद रखना चाहिए, एक अल्फ्रेड कंपनी, उसके बारे में फिर हम बात करते हैं गुले रुख पे। अल्फ्रेड, इसके बारे में आपने बहुत नाम सुना है, इसके बारे में आपको मोटी मोटी चीज़ें पता ही हैं। तो अल्फ्रेड कंपनी जो है उसमें अल्फ्रेड कंपनी, इसका नाम आपको मालूम है। तो अल्फ्रेड कंपनी से अपना ड्रामा, अल्फ्रेड कंपनी जो है उसके में ड्रामों में देखिए तो गुले रुख जो है ये उसी ने शाया किया था। गुले रुख जो है वो किस कंपनी की तरफ से स्टिच किया गया है, तो ये भी आपको अल्फ्रेड का नाम आपको याद रखना है, गुले रुख, और साथ साथ में जहां बख्श। तो जहां बख्श भी आपको नाम याद रहे, जहां बख्श, तो ये भी इसी कंपनी की तरफ से खेला गया है, मतलब स्टिच किया गया है, जहां बख्श। तो आपको उम्मीद करता हूं अब याद रहेगा, इतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसके बाद में एक नाम आपको दिख रहा है खुर्शीद, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो खुर्शीद ही सही होगा। खुर्शीद उर्दू का पहला ड्रामा है पारसी स्टेज का, और जो लिखा गया है बहराम जी का नाम आपको याद रहेगा, बहराम जी फरीदू, ये नाम आपको याद रहे, फरीदू। तो इस तरीके से नाम याद रहेगा जी, इनका लिखा हुआ ये ड्रामा है, अब याद रहेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है दर्जा झेल में से इब्राहिम यूसुफ का कौन सा ड्रामा है। तो इब्राहिम यूसुफ का ड्रामा पहचानना है आपको, कौन सा है, क्या सूखे दरख्त है, आबले है, मंजिले है। इसके बाद में एक और नाम आपको दिखा रहा है भूतनामा और कछुआनामा। देखिए यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है भूतनामा एक ये, और कछुआनामा, ये दो तसनीफें हैं दरअसल, और ये दोनों तसानीफें आपको याद रखना है। जाफर जो हैं, जाफर जटली, इसकी तसनीफें हैं, इसकी ये दोनों नज़में हैं, जाफर जटली की नज़में हैं ये दोनों। और इसके बारे में पीछे भी हम बात कर चुके थे। इसकी पैदाइश जो है 1659 में हुई थी और इंतकाल जो है वो 1713 में हुआ है। तो जाफर जो जटली हैं उसकी पैदाइश और इंतकाल 1659 पैदाइश है और इंतकाल 1713 में है, इतनी बात याद रहेगी। और पहला मज़ाह निगार शायर अगर पूछा जाए तो जाफर को ही माना जाता है। इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। इसके बाद में आपको एक नाम दिख रहा है मंजिलें और दूसरा एक नाम दिख रहा है आबले, ये दोनों तसानीफें आपको याद रहना चाहिए। ये दोनों तसानीफें जो हैं वो इब्राहिम यूसुफ की हैं। फिर सवाल का जवाब क्या होगा, दोनों तसानीफें इब्राहिम यूसुफ की हैं
तो सवाल का सही जवाब ये होने वाला है कि इसमें आंसर आपका सही होगा सूखे दरख्त। दरअसल ये 3 तसनीफें जो आपको दिख रही हैं, ये तीनों तसानीफें आप देखेंगे, ये तसनीफ, ये तसनीफ, ये तसनीफ, तीनों इब्राहिम यूसुफ की हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रामा इनका पूछा है तो ये सूखे दरख्त है। और आबले और मंजिल ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जो हैं वो नॉवेल हैं। दरअसल ये दोनों इनके लिखे हुए नॉवेल हैं। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और बहुत कोशिश हम करते हैं कि आपके सामने एक से एक चीज़ का एक्सप्लेन कर पाएँ और वो चीज़ें लाएं जो एग्जाम में आती हैं। तो ये दोनों नॉवेल हैं और इनका ये वाला जो है वो सूखे दरख्त, ये ड्रामा है। इसके बाद में धुएं जो है, धुएं के आंचल अगर आप देखेंगे तो धुएं जो है, धुएं के आंचल, आंचल, ये तसनीफ अगर पूछा जाए तो ये भी ड्रामा जो है वो लिखा हुआ इन्हीं का है, इब्राहिम यूसुफ का। तो इब्राहिम यूसुफ की इतनी तसानीफें याद रहेंगी। अगला सवाल देखिए, सवाल है ये, देखिए एक नया तरह का सवाल है। इसकी जबान चेंज करके मैंने आपके सामने रखा है। देखें वो कौन महारथी है जो बताएगा, फटाक से जवाब दीजिए। सवाल है, हाथी के पर्दे में अपने अहद की माशी और बदहाली, माशी बदहाली खराबियों का बड़ा इबरतनाक नक्शा खींचा है। इबरतनाक, अच्छा ये देखिए, एक आपको याद रखना है, अफसाना है इबरत, ठीक है, अफसाना है इबरत, ये इबरत अफसाना है। ये किसका लिखा हुआ है? तो मुंशी प्रेमचंद का है। आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि इबरत लफ्ज आ गया तो मुझे याद आ गया है। ये अफसाना है इबरत के नाम से मुंशी प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद का नाम आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। इनका तो अफसाना है और ये हाई स्कूल के उसमें सब्जेक्ट में सिलेबस में शामिल है, तो आपसे पूछ सकता है। बहरहाल हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं और सवाल ये है कि आपको बताना है हाथी के पर्दे में। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए ज़रीफ लखनवी के बारे में पहले अच्छा इसका आंसर हम बता ही देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए आपका आंसर जो सही होगा वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम। तो घोड़ा और हाथी इन दोनों के पर्दे में इनको तमसील बना करके जो कसीदे लिखे गए हैं, नक्शा खींचा गया है अपने ज़माने की बदहाली का, तो वो काम सौदा ने किया है, ये आपको याद रहेगा। और एक कसीदा लिखने पर अगर पूछा जाए इनाम में हथनी किसे मिली थी, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, मोमिन। तो ये दोनों नाम आपको दे दिए गए थे, बड़ा कंफ्यूजन कर सकता था। इसका मतलब ये है कि इनाम में पूछा जाए कि कसीदा लिखने पर इनाम में हथनी किसे मिली, तो मोमिन को। और हाथी का तमसील बना करके, घोड़े को तमसील बनाकर पूछा जाए किसने लिखा है अपने तसानीफों को, कसीदों को, तो वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कसीदा नहीं भी लिखेगा तब भी ऐसे सवाल जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ऐसे दे देगा। थोड़ी सी जबान चेंज कर देता है, आप लड़खड़ा जाते हैं चूंकि आप सिर्फ रटे हुए होते हैं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रहेंगी, उम्मीद करता हूं। आगे देखिए एक नाम आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, सैयद मोहम्मद जाफ़र। तो सैयद मोहम्मद जाफ़र जो हैं, इनके बारे में खास चीज़ें क्या हैं कि पहली बात तो सैयद मोहम्मद जाफ़र में आपको याद रखना है 1907 जो है इसमें ये पैदा हुए। 1907 में कहाँ? भरतपुर। पैदाइश इनकी जो हुई है भरतपुर, आगरा से लगा हुआ जिला है राजस्थान का भरतपुर, तो आपको याद रहना चाहिए भरतपुर। यहाँ ये पैदा हुए, कौन? ये साहब सैयद मोहम्मद जाफ़र। इंतकाल अगर पूछा जाए तो कराची पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ है। तो इतनी बात आपको याद रहेगी। कब इंतकाल हुआ है? तो 1976 में। एक चीज़ छूट गई है, 1976 आपको याद रखना, इसमें आपका इनका इंतकाल हुआ है 1976 में। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अच्छा दूसरी चीज़, एक नाम आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए एक नज़्म है आपको याद रखना चाहिए, वो नज़्म है इलेक्शन। इलेक्शन आपको नज़्म आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्शन जो है वो नज़्म, इलेक्शन, ये नज़्म आपसे अगर पूछी जाए किसकी है, तो ये नज़्म जो है वो सैयद मोहम्मद जाफ़र की है। और जो है ज़रीफ लखनवी का नाम आपको दिख रहा है, इनकी भी लिखी हुई नज़्म का नाम जो है, मशहूर नज़्म का नाम इलेक्शन है। तो इलेक्शन के नाम से इन दोनों ने नज़में लिखी हैं। इसने लिखी है, इसने जो लिखी है सैयद मोहम्मद जाफ़र ने, वो इलेक्शन के नाम से नज़में, अमूमन ये तो पैरोडी के लिए मशहूर हैं, तो इन्होंने पैरोडी ही की है। तो और जो ओरिजिनल जो नज़्म लिखी है वो ज़रीफ लखनवी ने लिखी है, तो इलेक्शन के नाम से। तो इतनी बातें याद रहेंगी। अब इनकी तसनीफों पे और अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शन इनकी हो गई। इसके बाद में क्लर्क आपको याद रहना चाहिए, ये अगर पूछा जाए नज़्म किसकी है तो वो भी इन्हीं साहब की है, उम्मीद करता हूं। सिफारिश अगर पूछी जाती है, ये सिफारिश, ये अगर पूछी जाए तो वो भी इन्हीं की लिखी हुई नज़्म है। इसके बाद में खड़ा डिनर, खड़ा डिनर अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी लिखी हुई इन्हीं की है, आपको याद रखना है खड़ा डिनर, खड़ा डिनर। तो खड़ा डिनर भी लिखी हुई इन्हीं की नज़्म है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। मॉडर्न आदमी, ये भी इन्हीं की लिखी हुई नज़्म है, देखिए मॉडर्न,
ये मॉडर्न आदमी अगर आपसे पूछी जाए, आदमी, ये भी लिखी हुई नज़म इन्हीं की है, जाफरी की। तो इतनी नज़में आपको कम से कम याद रहना चाहिए। वजीरों की नमाज, वजीरों की नमाज एक और इनकी नज़म आपको याद रख लेना चाहिए। वजीरों की नमाज, बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं है स्क्रीन पे लिखने की, तो मैं बोलता हूं तो आप भी लिखा कीजिए, कोशिश हम करते हैं मुझे भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें आपका इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो ऊपर नाम हमने बताया था ज़रीफ लखनवी, इनके बारे में भी देख लीजिए। 1870 में, पुराने राइटर हैं, 1870 में ये पैदा हुए और साथ साथ में 1900 आपको याद रखना चाहिए, ये 1937 में जो है वो इनका इंतकाल हुआ है। 1937 में इनका इंतकाल। असल नाम सैयद मकबूल हुसैन इनका है। असल नाम आपको याद रखना है कि असल नाम सैयद मकबूल हुसैन, असल नाम इनका सैयद मकबूल हुसैन है। किनका? ज़रीफ लखनवी का। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। और इनकी 3 नज़में आपको याद रखना चाहिए। एक तो इलेक्शन, मैंने अभी बता दी थी इलेक्शन। दूसरी मुशायरा, ठीक है, मुशायरा भी आपको याद रखना चाहिए, इन्हीं की लिखी नज़म है। और एक नज़म करबला का सफ़रनामा, तो करबला का सफ़रनामा, ये आपको याद रखना चाहिए, करबला का सफ़रनामा। तो इतनी नज़में हैं जो वो इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है, यहीं तक हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे, आज की वीडियो अच्छी लगी, अपना रिव्यू दीजिएगा, लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक कर सकते हैं। और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उर्दू में जो मुहिम चलती हैं, आपके मुद्दे हम उठाते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो वो और ताकत से उठाए जाए। ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो और ताकत से ज़्यादा लोगों तक बात भी पहुंचेगी। और अपने अपने तासुरात, अपने अपने नज़रियात भी पेश किया कीजिए ताकि मुझे आसानी रहे और किस टॉपिक पर बोलना है और क्या कहना है। बाकी आप उर्दू की अच्छी तैयारी के लिए और बेहतर प्रैक्टिस के लिए अपनी किताब शाहीन मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रही है। और जो भी मशवरा देना है या लेना है वो अपना नंबर दिख रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। किताब मंगवाने के लिए भी उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।